दोस्तों, अगर हम इतिहास उठा के देखें तो पता चलता है कि बदलाव लाने के लिए, समाज को और राजनीति को बदलने के लिए प्रोटेस्ट हमेशा से एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। पेरिस की सड़कों से लेकर भारत के गांवों तक आम लोग अपनी आवाज उठाते रहे हैं, न्याय मांगने के लिए, बराबरी मांगने के लिए और आजादी मांगने के लिए। प्रोटेस्ट दरअसल उस इंसानी जज्बे को दिखाता है जो एक बेहतर दुनिया बनाने की चाहत रखता है। लोकतंत्र में तो ये अधिकार होता ही है कि लोग अपने नेताओं से सवाल कर सकें और अपनी किस्मत खुद लिख सकें। इंडिया, जहां इतने सारे कल्चर और समुदाय रहते हैं, वहां सदियों से अनगिनत प्रोटेस्ट हुए हैं। कई बार तो ये प्रोटेस्ट इतने असरदार रहे हैं कि समाज में बदलाव आए हैं, लोग राजनीति में जागरूक हुए हैं और लोगों को उनके बुनियादी हक क्यों मिले हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रोटेस्ट की वजह से बहुत पुरानी नाराजगी और गुस्सा बाहर आ जाता है, और अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये हिंसा और अशांति का रूप ले लेता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है मणिपुर। अभी कुछ दिनों पहले वहां जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उनसे हमें ये याद रखना चाहिए कि शांति कितनी नाजुक होती है और पुरानी नाइंसाफियों को दूर करना कितना जरूरी होता है। अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए मशहूर मणिपुर पिछले कई सालों से जातीय संघर्ष और विद्रोह से जूझ रहा है। अभी जो अशांति फैली है, उसमें हिंसक झड़पें हुई हैं। बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है और इससे पहचान, जमीन के अधिकार और पॉलिटिक्स तक उपेक्षा जैसे कई मुद्दे फिर से उठ खड़े हुए हैं जो बहुत लंबे समय से दबे हुए थे। मणिपुर के हालात को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना होगा, खास करके 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था और उसका इस राज्य पर क्या असर पड़ा। अगर हम पुराने और अभी के प्रोटेस्ट को समझें तो हमें ये पता चलेगा कि आज जो अशांति फैली है उसकी असली वजह क्या है और कैसे मणिपुर में एक बेहतर और शांत भविष्य बनाया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहाड़ों के बीच बसा मणिपुर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, लेकिन यहां पर अलग अलग जातियों के बीच टेंशन भी बहुत पुराना है। कई महीनों से राज्य में प्रोटेस्ट और हिंसा हो रही है, जिससे यहां के कम्युनिटियों के बीच की खाई साफ दिखाई दे रही है। इस अशांति की जड़ में पुरानी नाराजगी, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष जैसी कई जटिल वजहें हैं। प्रोटेस्ट की शुरुआत तब हुई जब कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जो मणिपुर के सबसे बड़े समुदाय मैतेई समुदाय के पक्ष में जाता दिखाई दिया और कुकी-जोमी जनजातियों के खिलाफ। कोर्ट के इस आदेश को लेकर कुकी-जोमी जनजातियों को लगा कि मैतेई समुदाय को जमीन और संसाधनों के मामले में ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है और उन्हें अपनी ही जमीन पर कमजोर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके मन में दबे हुए डर और आशंकाएं फिर से उभर आईं और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया। मैतेई और कुकी-जोमी कम्युनिटियों के बीच हिंसक झड़पें होने लगी, घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को लूटा गया और इस अफरातफरी में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस हिंसा ने मणिपुर के सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कम्युनिटियों के बीच दूरियां बढ़ी हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर की स्थिति इस बात का एक कड़वा सच है कि कैसे छोटी छोटी नाराजगियां हिंसा का रूप ले सकती हैं, खास तौर पर ऐसे क्षेत्र में जहां का इतिहास उतना ही जटिल और विवादित रहा है जितना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। मणिपुर की शांति के लिए इस अशांति की ऐतिहासिक वजहों को समझना बहुत जरूरी है। मणिपुर में जो अशांति चल रही है वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही समस्याओं का नतीजा है। इन समस्याओं की जड़ में मैतेई और कुकी-जोमी कम्युनिटियों के बीच के जटिल रिश्ते हैं, जो अक्सर अविश्वास, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और पॉलिटिक्स शक्ति के संघर्ष से भरे होते हैं। मैतेई समुदाय, जो ज्यादातर हिंदू हैं और उपजाऊ इम्फाल घाटी में रहते हैं, पारंपरिक रूप से मणिपुर में पॉलिटिक्स और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली रहे हैं। कुकी-जोमी, जो ज्यादातर ईसाई हैं और आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं, लंबे समय से खुद को उपेक्षित और राज्य के विकास से वंचित महसूस करते आए हैं। खुद को अपनी ही जमीन पर दोयम दर्जे का नागरिक समझने की वजह से उनकी ये भावना और भी मजबूत होती जा रही है। जमीन, जो एक सीमित और भावनात्मक संसाधन है, इस संघर्ष के केंद्र में है। कुकी-जोमी, जो झूम खेती करते हैं, जंगलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। दूसरी ओर मैतेई अपनी कृषि भूमि और बसावट का विस्तार करना चाहते हैं, जिससे पारंपरिक कुकी-जोमी क्षेत्रों में अतिक्रमण हो रहा है।
जमीन के लिए इस प्रतिस्पर्धा ने दोनों कम्युनिटियों के बीच नाराजगी और अविश्वास को बढ़ावा दिया है, जो अक्सर हिंसक झड़पों में बदल जाता है। पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष इस स्थिति को और भी जटिल बना देता है। दोनों ही समुदाय अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक गाथाओं को लेकर बहुत सजग हैं। मैतेई अपने प्राचीन साम्राज्य और अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ ऐसे किसी भी कदम से सावधान हैं जिसे वे अपनी पहचान या प्रभाव को कमजोर करने वाला मानते हैं। दूसरी ओर कुकी-ज़ोमी अधिक स्वायत्तता और आदिवासी लोगों के रूप में अपने राइट्सों की मान्यता चाहते हैं। भाग 4। 1947 इंडिया ये उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और दो आजाद देशों भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन ये ऐतिहासिक पल बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और विस्थापन से दागदार हो गया, क्योंकि लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख धार्मिक विभाजन की चपेट में आ गए। विभाजन की भयावहता ने पूरे क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाली, जिसमें पूर्वोत्तर भी शामिल था, जो नए आजाद भारत की परिधि पर था। मणिपुर, जो आजादी के समय एक रियासत थी, ने भी उथल पुथल और अनिश्चितता का अपना दौर देखा, क्योंकि यह इंडियाई संघ में शामिल होने के मायने समझ रहा था। हालांकि मणिपुर में उतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई जितनी पंजाब और बंगाल में हुई थी, लेकिन विभाजन का यहाँ के सामाजिक और पॉलिटिक्सक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। रेड क्लिफ लाइन, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को तय किया था, उसकी मनमानी प्रकृति ने क्षेत्र में नाराजगी और अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जिससे डर और संदेह का माहौल बना। विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से शरणार्थियों का भारी तादाद में आगमन हुआ, जिनमें से कई पूर्वोत्तर में बस गए, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन में और बदलाव आया और जमीन और संसाधनों पर पहले से मौजूद टेंशन और पिया आच गया। विभाजन का सदमा और उसके बाद हुआ विस्थापन आज भी इस क्षेत्र को परेशान करता है और आने वाली पीढ़ियों की पॉलिटिक्स चेतना को प्रभावित करता है। भाग 5। अपने अनूठे इतिहास और सांस्कृतिक पहचान के साथ मणिपुर ने हमेशा से ही इंडियाई उपमहाद्वीप में एक अलग स्थान रखा है। सदियों तक यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा, जिस पर मैतेई राजाओं का शासन था, अपनी अलग परंपराओं, भाषा और सामाजिक संरचना के साथ। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मणिपुर धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होता गया। शुरुआत में अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई, जिससे मैतेई राजा अपनी स्वायत्तता बरकरार रख सके। हालांकि अंग्रेजों ने धीरे धीरे मणिपुर के मामलों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, जिसका समापन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में हुआ। अपनी जीत के बाद अंग्रेजों ने मणिपुरी राजा को पदच्युत कर दिया और सीधे शासन की व्यवस्था स्थापित की। मणिपुर को ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक संरचना में एकीकृत किया। औपनिवेशिक काल में मणिपुर के सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिक्सक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। नई तकनीकों, संचार प्रणालियों और प्रशासनिक पद्धतियों की शुरुआत से पारंपरिक शक्ति संरचनाओं का क्षरण हुआ और एक नए अभिजात वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों को भी पेश किया, जिसका मणिपुरी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे एक सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति आई। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय बिना चुनौतियों के नहीं था। जिस तरह से विलय को अंजाम दिया गया, जिसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती और पारदर्शिता की कमी के रूप में देखा, उससे नाराजगी का एक अवशेष बच गया और भविष्य के संघर्षों के बीज बोए गए। आजादी के बाद का दौर जातीय आकांक्षाओं, पॉलिटिक्सक अस्थिरता और अधिक स्वायत्तता की मांग के एक जटिल ताने बाने से चिह्नित रहा है, जो मणिपुर के अशांत अतीत की स्थायी विरासत को दर्शाता है। भाग 6। मणिपुर में आजादी के बाद का दौर जातीय आकांक्षाओं, पॉलिटिक्सक अस्थिरता और अधिक स्वायत्तता की मांग के एक जटिल ताने बाने से चिह्नित रहा है। इस पूर्व रियासत को इंडियाई संघ में मिलाया जाना, जहां समाज के कुछ वर्गों द्वारा स्वागत किया गया था, वहीं कुछ अन्य लोगों में चिंता और नाराजगी भी पैदा हुई, खासकर उन लोगों में जिन्होंने महसूस किया कि उनकी अलग पहचान और हितों को पर्याप्त मान्यता या सुरक्षा नहीं दी गई है। 1958 में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम
यानी अफस्पा को लागू करना, जिससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार मिले, ने आबादी के एक वर्ग को और अलग थलग कर दिया। अफस्पा, जिसकी अक्सर अपने कठोर प्रावधानों और सुरक्षा बलों द्वारा कथित दुरुपयोग के लिए आलोचना की जाती है, राज्य के उत्पीड़न का प्रतीक बन गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी को हवा दी। मणिपुर में सशस्त्र उग्रवाद का उदय 1960 के दशक में हुआ, जिसमें कई सशस्त्र समूहों का उदय हुआ जो विभिन्न जातीय और वैचारिक एजेंडा का समर्थन करते थे। भारत म्यांमार सीमा के पास दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले इन समूहों ने इंडिया राज्य के अधिकार को चुनौती दी और अधिक स्वायत्तता, अलगाव या स्वतंत्र घरों के निर्माण की मांग की। दशकों से चले आ रहे इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा, मानवाधिकारों का हनन और डर और दंड से मुक्ति का माहौल बना है। कई सशस्त्र समूहों की मौजूदगी, जो अक्सर आपसी संघर्ष में लगे रहते हैं, ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे स्थायी समाधान खोज पाना मुश्किल हो गया। भारत सरकार ने सैन्य अभियानों, विकास पहलों और शांति वार्ता के संयोजन के साथ जवाब दिया है, लेकिन एक टिकाऊ समाधान अभी भी मायावी बना हुआ है।